गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटर अंकिता फिजिक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, अभी पढ़ेंगे फिजिक्स और ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे हमारा सिलेबस जो हमने डिस्कशन किया था कि पार्ट ए का फर्स्ट यूनिट क्या है हमारा, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। आप जैसा कि देख सकते हो क्या है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इसका बुक जो प्रेफर होगा उसका नाम होगा थर्मल फिजिक्स एंड क्या हो जाएगा, ऐसे आप लोग लिख लो क्या होगा, बुक जो नेम होगा वो हो जाएगा थर्मल फिजिक्स। क्या हो जाएगा, थर्मल फिजिक्स। ये सिर्फ मतलब ये पार्ट ए के लिए है और जो उसमें लेंगे हम क्या पार्ट बी के लिए जो लेंगे वो इसी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन एंड इलेक्ट्रिक करंट वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होंगी, ये बुक का जो है इसी बुक से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी से सिलेबस भी देख के हम लोग पूरा कवर करेंगे। ओके, पूरा टॉपिक वाइज चलेंगे। जो जो टॉपिक है एक भी टॉपिक छूटनी नहीं चाहिए, कहीं नहीं समझ में आता है तो आप जरूर भी बताएंगे। ठीक है, और ये जो आपकी क्लास चल रही है मतलब इसके बाद हम जो जितनी भी क्लास लेंगे वो लाइव रहेगी। ठीक है, पर एक क्या करते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। पहले हम समझेंगे कि थर्मोडाइनेमिक्स होता क्या है। क्या समझेंगे कि थर्मोडाइनेमिक्स होता क्या है। तो जो थर्मोडाइनेमिक्स वर्ड है आप देख सकते हो क्या लिख, क्या है हमारा थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडाइनेमिक्स जो है इसको दो वर्ड से बनाया गया है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। ठीक है, आप एक चीज समझो कि थर्मो का जहां बात हो यानी वो किसका बात कर रहा है, यानी हमारा ये हो गया टेम्परेचर या हीट का। ठीक है, ये हो गया हीट। ठीक है, और ये हो गया डायनामिक्स यानी मोशन। क्या हो रहा है, मोशन। यानी कह सकते हैं कि हीट इन मोशन। क्या कह सकते हैं, हीट इन मोशन। समझ में आया, मोशन मतलब होता है गति, गति, और हीट मतलब क्या होता है, उष्मा। समझ में आ गया, यानी उष्मा क्या है जो गति में है उसी को हम कहते हैं थर्मोडाइनेमिक्स, और हिंदी में इसको कहते हैं उष्मा गतिकी। क्या कहते हैं इसको, उष्मा गतिकी। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी मतलब डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग के मन में। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बनता है। अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स जो है हमारा वो बनता है सिस्टम। नॉर्मल हम थोड़ा सा ये जानेंगे, इसका क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम वो चीज है जो चीजें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में, जो चीज हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं या जिसके बारे में हम और जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे ये हो गया सिस्टम विच इज इंट्रोगेटेड बाई मी, विच इज इंटरोगेटेड, कहने का मतलब जिसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, जिसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग क्या है, जो क्या होगा, जो भी हमारे सिस्टम के चारों तरफ हो वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। ठीक है, वो मतलब इसको लिख सकते हैं अराउंड सिस्टम। ठीक है, यानी इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि चारों तरफ जो भी हमारा बच जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा सिस्टम के चारों तरफ सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, सराउंडिंग अराउंड सिस्टम। ठीक है, अब एक चीज बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग को पहचानने के लिए कि सराउंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, सबसे जरूरी चीज है बाउंड्री। क्या, बाउंड्री। ठीक है, यानी हमारी तीन चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो क्या हो गया, एक बाउंड्री होना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, यानी सिस्टम को हमको अगर देखना है तो सिस्टम को देखना है तो एक बाउंड्री के बाद सराउंडिंग होगा, तो दोनों को अलग करने के लिए एक बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि बाउंड्री कैसी होनी चाहिए। समझ तो आ रहा है ना, ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं जा रही हूँ ना। ये क्या हो गया कि अब हमको बात आ जाती है कि बाउंड्री किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, देखो तो ध्यान से। जो बाउंड्री है हमारी, ठीक है,
बाउंड्री क्या होनी चाहिए हमारी, ये होनी चाहिए फ्लेक्सिबल और रिजिड, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। बाउंड्री क्या क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है या फिर हमारा रिजिड हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज अगर हम ये देखें पॉइंट, दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, देखो ध्यान से। हाँ, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि बाउंड्री जो है फ्लेक्सिबल और रिजिड होती है। दूसरा ये हो सकता है कि जो बाउंड्री होगी, ठीक है, फ्लेक्सिबल और रिजिड अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब बाउंड्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो सकती है और रियल हो सकती है। क्या हो सकती है, और रियल हो सकती है। समझ में आ गया। ये दो पॉइंट आप याद रखो, बाउंड्री क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल या रिजिड हो सकती है, इमेजिनरी और रियल, दो ये चीज हो सकता है। अब एक चीज समझो कैसे, कि मान लो कि अगर ये चीज है, ठीक है, इसमें लिक्विड रखा है, कोई पानी वानी या कुछ भी तो इसमें रखा है, ठीक है। अब ये बताओ, ये सिस्टम है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग है, तो इसकी जो ये क्या है, इसका जो लाइन है ये क्या हमारा रिजिड है, तभी तो इसके बाहर नहीं आ रहा है ना लिक्विड, ठीक है। तो एक बाउंड्री क्या हो गई हमारी, रिजिड हो गई। क्लियर। अब मान लो कि यहां से एक ऐसे है, वेसल है, और वेसल मतलब होता है पात्र, बर्तन, और इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। हम इसको गर्मी मिल रहा है और ये क्या हो रहा है, भाप बन के उड़ रहा है। क्या हो रहा है, भाप बन के उड़ रहा है, ठीक है। दो चीज समझना, एक तो ये रिजिड हो गया। फ्लेक्सिबल समझना, फ्लेक्सिबल मतलब कुछ भी हो सकता है, वो किसी और चीज से भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझना, रियल और इमेजिनरी। एक चीज ये देखो, ये रियल हो गया, ये क्या हो गया, ये रियल भी हो गया, क्योंकि रियल में हमको दिख रहा है कि ये बाउंड्री है यहाँ पे। यहाँ देखो, अगर ये वेपर बन के उड़ता है तो ये वेपर कहाँ गया, जो ये वेपर जाएगा ये कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में। किस में जाएगा, ये सराउंडिंग में। अब बताओ, अगर ये सराउंडिंग में जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक बाउंड्री है, यहाँ पे एक बाउंड्री है, जो कि क्या है हमारा, इमेजिनरी है। क्या है हमारा, इमेजिनरी। समझ में आ रहा है। यानी वेपर उड़ रहा है, हमको पता है कि यहाँ से वेपर उड़ रहा है, यहाँ पे एक बाउंड्री है जो क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है, वो रियल नहीं है। और यहाँ पे क्या है, एक रियल है। जैसे अभी मान लो कि आपको किसी से कुछ बोलना हो, आप मन में सोच रहे हो, बहुत रेस्पेक्ट करते हो किसी इंसान का, तो आपके पास एक बाउंड्री आ जाती है, किसकी, रेस्पेक्ट की, एक इमेजिनरी बाउंड्री आ जाती है, काल्पनिक रूप से, कि अरे नहीं, मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना है, पर आपको मन में ये रहता है कि मुझे इससे ज्यादा बोलना है, ठीक है। तो वो बाउंड्री क्या कहलाती है, इमेजिनरी बाउंड्री कहलाती है, जो कल्पना से बनाई जाए, ठीक है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ सोच समझ के एक बाउंड्री समझ लिया कि इसके ऊपर जो जा रहा है वो सराउंडिंग है और ये सिस्टम है, और यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री है। एक यहाँ पे क्या हो गया, एक रिजिड हो गया और ये रियल हो गया, ठीक है। रिजिड कहने का मतलब, मान लो वॉल हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी चीज को ले लो, तो वो मतलब एकदम रिजिड होना चाहिए, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में पास में होने चाहिए, ठीक है, जो क्या करे, मतलब बाहर ना जाने दे इसको, ठीक है, सिस्टम को बाहर ना जाने दे। तो ये क्या कहलाता है, रिजिड या रियल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बाउंड्री समझ में आ गया, फ्लेक्सिबल रिजिड समझ में आ गया, और इमेजिनरी और रियल समझ में आ गया। सिस्टम क्या है ये भी समझ में आ गया, सराउंडिंग क्या है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ कॉमन कॉमन मतलब मेन मेन पॉइंट पे ऐसे बात कर लेते हैं, जो ऐसे ही बेसिक उठाते हैं, जो आपके 12th से स्टार्ट होगा, ताकि आपको ये सारी चीजें जितना भी आपके सिलेबस में है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला चीज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। पहला चीज हम क्या देखेंगे, सिस्टम कैसा होता है। एक होता है हमारा ओपन सिस्टम। क्या होता है, एक होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आप समझ गए। अब देखो, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि इट ट्रांसफर्स
मास एंड एनर्जी बोथ। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ, पहले आप इसको समझ लो कि होता क्या है। इट ओनली ट्रांसफर्स एनर्जी बट नॉट मास। क्लियर? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जो दोनों को ही पास ना करने दे। ठीक है, ये क्या होता है? इट डज नॉट ट्रांसफर, मैं समझाती हूँ, हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी एंड मास बोथ। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं? देखो, ओपन सिस्टम क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई क्या है, बर्तन रखा है और इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, अब मान लो कि ये गर्म हो रहा है, गर्म होगा तो जाहिर सी बात है इसमें से एनर्जी भी निकलेगा। ठीक है, गैस के रूप में, यानी दूसरा एक हीट एनर्जी भी निकलेगा, ऊपर भाप टाइप का आएगा ना, गरम गरम लगेगा। दूसरा क्या निकलेगा इसमें से, ये कम भी होगा। क्या हो जाएगा? ये कम भी होगा। समझ में? ये मात्रा में कम हो जाएगा, यानी दोनों ट्रांसफर कर रहा है क्या, एनर्जी एंड मास। ठीक है, तीसरे वाले में क्या होता है कि मान लो ये क्या है कि ये लिक्विड है, अब इसको ऊपर से क्या कर दिया गया, ढक दिया गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक पिस्टन लगा है। ठीक है, ये क्या लगा है यहाँ पे, पिस्टन। ध्यान से देखो, मैं बना रही हूँ, ये क्या हो गया, एक पिस्टन है। क्या लग गया, पिस्टन। कहने का मतलब कि ये क्या करेगा कि ये इसको अगर हीट दिया जाए तो ये सिर्फ हीट ट्रांसफर करेगा। ये एक ऐसी बाउंड्री है जो क्या करेगा, इसका मास, इसका जो मास है वो लूज नहीं होने देगा। क्या करेगा, मास लूज नहीं होने देगा। सिर्फ एनर्जी मुझे महसूस होगी कि गरम गरम कुछ लग रहा है। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, सिर्फ हीट ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी एनर्जी, इसको लिख सकते हैं क्या, एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो कि ये पिस्टन है, मैंने इस पे से क्या किया, कंप्रेस किया, तो ये क्या हुआ, ये वॉल्यूम में घट जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन इसके मास में अंतर नहीं आएगा। क्या होगा, मैंने एक वर्क डन भी तो किया यहाँ पे, मान लो एक वर्क डन भी होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन। देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, अगर मैंने पिस्टन को दबाया, अगर कंप्रेस किया तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, इसका वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, इसका मास नहीं चेंज होगा। ठीक है, डज नॉट चेंज देयर मास। ठीक है, ये अपने मास को क्या करेगा, बदलेगा नहीं, इसके भार को बदलेगा नहीं, ये सिर्फ क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, क्योंकि हमने एक वर्क डन किया है। कौन सा वर्क डन, एक मैकेनिकल वर्क डन। समझ में आ गया, हमने खुद से वर्क डन किया है और वो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी के रूप में बाहर होगा। ठीक है, वहां पे हीट जनरेट होगी या फिर कोई भी चीज एनर्जी फॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे मास में उसके कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब आता है ये क्या है, इट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी एंड मास बोथ। ठीक है, मान लो ये है और इसकी चारों तरफ जो बाउंड्री है वो पूरी सख्त बाउंड्री है। किस तरह की बाउंड्री है, मैं बता दे रही हूँ, एडियाबेटिक बाउंड्री है। किस तरह की बाउंड्री है, एडियाबेटिक बाउंड्री। ठीक है, अब ये ध्यान से समझो, एडियाबेटिक बाउंड्री जो होती है वो क्या करती है कि कुछ भी चीज, मतलब हीट या मास, दोनों को पास नहीं होने देती है। ठीक है, ये होती है एडियाबेटिक बाउंड्री, और इस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अभी कई बार इसको ना हम ऐसे भी देख देख सकते हैं, मान लो ये ऊपर से बंद है, ये ऊपर से बंद है, अंदर लिक्विड बना है, समझे, ये ऐसे वेसल, ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। एक चीज समझो, इसको क्लोज ही बने बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे क्या है आइसोलेटेड है, ऊपर से ढकती है। तो समझ में आ गया, ये क्या है, हमारा क्लोज सिस्टम है। बात, अब सबके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या, एडियाबेटिक बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, एडियाबेटिक बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, तो एडियाबेटिक बाउंड्री वो होती है जो क्या करती है, अपने अंदर से पास नहीं होने देती है, किसको, मास और एनर्जी दोनों को पास नहीं होने देती है। ठीक है, एक और होता है, एक और बाउंड्री होता है थर्मल बाउंड्री। ठीक है, वो क्या करती है, अपने अंदर से मास जो होता है, मास और एनर्जी दोनों पास होने देती है, वो बाउंड्री होती है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एडियाबेटिक बाउंड्री। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें तो पूरी समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, अब आते हैं हम
स्टेट फंक्शन पे आएंगे। स्टेट फंक्शन में आने से पहले आप ये चीज़ देख लो कि आपका जो सेमेस्टर है वो अब स्टार्ट हो गया है। सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स, यानी आपके सारे सब्जेक्ट्स अब स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे मेंटर्स आपको दिख रहे होंगे, सारे मेंटर्स है, मैथ के, फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, ठीक है। फिजिक्स की तो मैं ही यहाँ पे खड़ी हूँ। तो आपके सेकेंड सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है अब हम लोग कवर कराना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये सब इस बैच से जुड़ना है टारगेट सेमेस्टर से, और जल्द से जल्द आपको अपना सिलेबस कवर करना है, तो तुरंत आप क्या करिए, यहाँ से एनरोल करिए, जो अभी भी अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। किस पे है? 599, ठीक है। कितने में है? 599 में है, जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 100% सिलेबस कवरेज, आपको मिल जाएगा मेंटरशिप मिल जाएगा, ठीक है। और आपके डाउट भी सॉल्व कराए जाएंगे 24/7, ठीक है। उस पे से आपको पीवाईक्यू भी करवाया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम कराते रहते हैं, ठीक है। एक और बात है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करें, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप सीधे यहाँ पे ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ऐप पे लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज के बाद जितनी भी क्लासेस चलेंगी वो आपको पूरी लाइव मिल जाएंगी, इसलिए आप जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया? ये किसके लिए है? बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, और ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ? फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बाकी के मेंटर्स भी आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, नहीं तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या है, ठीक है। स्टेट फंक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है कुछ वेरिएबल्स पे। किस पे डिपेंड करता है? वेरिएबल। वेरिएबल्स मतलब तो आपने पढ़ा ही होगा, अचर राशि होती है जो क्या करती है, अपनी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। आपने सुना तो होगा ना कि अचर राशि होती है जो क्या करती है, अपनी वैल्यू, अपना मान हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? स्टेट फंक्शन की। वो जिस वेरिएबल पे डिपेंड करती है वो कौन कौन से वेरिएबल होते हैं? टेम्परेचर यानी ताप, वॉल्यूम आयतन, प्रेशर दाब, ठीक है। उसके बाद भी और भी सारी चीजें हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे बताओ? चलो आ गए स्टेट फंक्शन पे। स्टेट फंक्शन में जो होता है ये लिख सकते हैं, इट्स कंडीशन डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट आप लिख लो टेम्परेचर, सेकेंड लिख लो प्रेशर, थर्ड क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, ये आपने 12th में पढ़ रखा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ में क्या आ जाता है हमारा? एंथैल्पी, ठीक है। सिक्स हो जाता है एंट्रोपी, और सेवेंथ होता है अमाउंट ऑफ मैटर। क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ मैटर, या मोल लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ मैटर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये कंडीशन क्या होते हैं जिसपे क्या होता है? डिपेंड होता है स्टेट फंक्शन। एक और चीज है, जब हम स्टेट फंक्शन की बात करते हैं तो स्टेट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? हमेशा इनिशियल और फाइनल एनर्जी, फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन, और क्या होता है इसको हम कहते हैं, एक और चीज क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। क्या कहेंगे? स्टेट वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको क्या कह सकते हैं? स्टेट वेरिएबल। अब एक चीज समझो ध्यान से, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल,
ये जो होते हैं ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। अभी मैं समझा रही हूँ किस तरह से मैं बोल रही हूँ, किस आधार पे बोल रही हूँ, ठीक है। पाथ जो होता है, पाथ वेरिएबल्स जो होते हैं या पाथ फंक्शन जो होता है वो उसके पाथ पे डिपेंड करता है। उसको ये मतलब नहीं है कि हमको क्या करना है, इनिशियल पे रहना है या फाइनल पे, हमको बस चेंज जहां से जहां तक मिल जाए वैसे। मैं समझा रही हूँ कैसे। जैसे स्टेट फंक्शन है, मान लो साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल। मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हीट जो ट्रांसफर होगा तो हीट फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, हीट इनिशियल। ये होता है स्टेट फंक्शन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, पाथ वेरिएबल या पाथ फंक्शन की, तो वो क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। मान लो कि कोई भी एक सिस्टम है ए बी और सी, ठीक है, और ये क्या है, ये इसको इसके पास हीट है, ठीक है, और इसके पास भी हीट है, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। इसके पास हीट है, ये इसका टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, हमारा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, सॉरी, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, जब हमारा उच्च ताप होता है और वहां से ट्रांसफर होता है लो टेम्परेचर पे, यानी निम्नतम ताप, ठीक है। तो मान लो कि बी कोल्ड है, ठीक है, और ये क्या है, हॉट है। अब ये क्या कर रहा है, उष्मा दे रहा है। अब इसका कोई वो नहीं है, ये इसको भी देता जाएगा, इसको भी देता जाएगा। अगर एक और सिस्टम जुड़ गया तो यहाँ भी देता जाएगा। मान लो एक और यहाँ सिस्टम जुड़ गया तो यहाँ भी। कब तक देगा, जब तक ये क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम की हिंदी क्या होती है, साम्य अवस्था। क्या होती है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब होता है कि जब तक वो इक्वल पोजीशन पे ना आ जाए, कि हीट की जो मात्रा है वो सबके पास बराबर बराबर ना रह जाए, ठीक है। एक बहुत साधारण एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग घर में क्या करते हो, कोई रॉड गरम करो, ठीक है, रॉड गरम करके एक सिरा पे खूब गरम कर दो, दूसरा सिरा पकड़ो तो दूसरा सिरा गरम होने लगता है और फिर आपका हाथ जलने लगता है। तो वो तब तक उस मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों जगह टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। यानी इधर हायर टेम्परेचर था, इधर कम था, जिधर आप पकड़े थे, ठीक है। ये क्या करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा, तब तक हीट ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों क्या हो जाए, साम्य अवस्था में ना आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। अब मैं बात करती हूँ वुडन की। मान लो कोई लकड़ी ले लिए, सूखी लकड़ी, और आपने क्या किया, एक तरफ गर्म कर दिया, दूसरी तरफ वो गर्म नहीं होता है, यानी उसको कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी हीट वो ट्रांसफर नहीं करता, वो क्या होता है, उसका कुचालक है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कुचालक है। यानी वहां से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। और आयरन क्या होती है, सुचालक होती है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो अलग बात हो गई, समझाने के लिए बताई हूँ। तो ये मैं बता रही थी कि जब हीट ट्रांसफर हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम में, और तीसरे से चौथे सिस्टम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल, ठीक है। लेकिन स्टेट फंक्शन क्या होता है, टोटली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। ओके, यहां पे आप लिख सकते हो पॉइंट, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं इट इज अ पॉइंट फंक्शन। इसको क्या कह सकते हैं, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। दस वी कॉल दैट एज, इट इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। इसको क्या कहेंगे, पॉइंट फंक्शन। समझ में आ गया, एक एक पॉइंट क्लियर करते जा रहे हैं, पूरा 12 से उठाए हैं ताकि आप लोग समझोगे, ठीक है। एक चीज आती है यहाँ पे, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव। मैं एक चीज बता देती हूँ, जैसे जैसे पॉइंट आएगा मैं क्लियर करते जाऊंगी। स्टेट फंक्शन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ओके, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है ये भी समझ लेते हैं यहाँ पे। इंटेंसिव और
एक्सटेंसिव क्या होता है, ठीक है। इंटेंसिव क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन साइज, शेप, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल, ऑफ बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी के साइज, शेप या नंबर ऑफ उसमें मोल कितने हो उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी बताती हूँ कैसे। और एक्सटेंसिव क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, यहाँ तक समझ में मजा तो आ रहा है ना, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। अभी एक्सटेंसिव में देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है और इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है मास, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, ईटीसी, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ऑप्टिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, समझ में आ गया। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जांपल इसका ले लो आप, मास, वॉल्यूम, इधर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी डिवाइड होती हैं। एक चीज समझो, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट फंक्शन, उसके बाद भी मैंने पढ़ाया बाउंड्री, सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी है। आप देखो यहाँ पे स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड होता है, ये आप तो देख ही रहे हो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बाउंड्री के बारे में बता दिया, बाउंड्री क्या होती है, फ्लेक्सिबल या रिजिड होती है। बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी और रियल दोनों हो सकती है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कैसे होते हैं। एक और चीज मैंने बताया, एडियाबेटिक बाउंड्री, ठीक है। और क्या होता है हमारा एडियाबेटिक बाउंड्री में बता दिया कि वो क्या होती है, जो पास ना करे कोई भी चीज, मास या एनर्जी कुछ भी पास ना होने दे, वो क्या होती है, एडियाबेटिक एनर्जी, एडियाबेटिक बाउंड्री होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई भी डाउट? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेट फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब जाहिर सी बात आती है कि वो चीजें पढ़ें जो हमारे थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एक चीज समझो कि जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मोडाइनेमिक्स अगर मैं बोलूं कि कोई भी बॉडी या सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा या थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, ध्यान से समझो। जब हम थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम, अभी हम लोग लॉ पे नहीं जाते हैं, अभी हम लोग को ये सारे पॉइंट जरूरी है क्लियर करना। थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्यों सही कर लेते हैं। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक। यानी ये क्या होता है, उष्मागतिकी साम्य अवस्था, इसको कैसे देखते हैं। एक आता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम में बहुत अंतर है, ठीक है। तो अगर थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या कह सकते हैं, सिस्टम, ठीक है, is in thermodynamic equilibrium, dynamic equilibrium when it is thermal, मैकेनिकल, अभी मैं सारा समझा रही हूँ, ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो कैसे, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी थर्मल से जाहिर सी बात है टेम्परेचर, मैकेनिकल यानी वर्क डन, ठीक है, और केमिकल यानी कि हमारा उसमें क्या क्या चीजें मिली है, कंपोजिशन, क्या कह सकते हैं, कंपोजिशन। अभी मैं समझा रही हूँ कैसे, ये तीनों इक्विलिब्रियम मैं एक साथ समझा दे रही हूँ, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हमारा क्या हो कि कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफर करे टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर, और जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर समान हो जाए तो वो बॉडी क्या कहलाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम, इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। if there is a two body, ठीक है, and one body transfer a temperature to another body while it is in a equal in amount, then it is called a thermal equilibrium। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक क्या करती है बॉडी, एक व्यवस्था क्या करती है दूसरे बॉडी को क्या कर रही है, टेम्परेचर ट्रांसफर करेगी, तब तक टेम्परेचर ट्रांसफर करेगी जब तक कि वो दोनों टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उस पे जो वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है, यानी जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा हो वो दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए दोनों बॉडी में, तो ये क्या कहलाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि मान लो कोई ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, और ये एयर है, तो ये ऑक्सीजन तब तक फैलेगा जब तक कि ऑक्सीजन की मात्रा पूरे एयर में हर जगह अपना मॉलिक्यूल्स बराबर बराबर रूप से वितरित ना कर दे। यानी उसका कंपोजिशन, मान लो ऑक्सीजन है, कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, सबका समान मात्रा में जो कंपोजिशन है वो सेम हो जाए, तब ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। आप लेक्चर्स देखोगे पूरा समझ में आएगा, मैं एक एक चीज एक एक पॉइंट समझाते चल रही हूँ, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो कैसे अलग हो गया, थर्मल का मतलब तो सिर्फ टेम्परेचर हो गया, लेकिन जो व्यवस्था क्या करती है, सेटिस्फाई करती है इन तीनों इक्विलिब्रियम को, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, वो कहलाती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ये होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, जैसे स्टेट फंक्शन के, स्टेट फंक्शन वेरिएबल कुछ देख लेते हैं, फंक्शन वेरिएबल्स। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, अगर मैं कोई इंसान पूछ दे कि टेम्परेचर होता क्या है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री, 100 डिग्री, नहीं, क्या बोलोगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड अ टेम्परेचर, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, क्या हो गया, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। हीट क्या होता है, हीट होता है कि ये हो गया हीट, टेम्परेचर, ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा हीट होता है। अब मैं और सारी चीज की बात करूं, क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये सबको पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड, आप इसका डेफिनेशन क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये होता है हमारा प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब, यानी वो बल जो क्या करता है, किसी भी व्यवस्था के एक यूनिट एरिया पे क्या लगे, वो एग्जर्ट किया जाए, लगता है, वो क्या कहलाता है, प्रेशर। क्या कहलाता है, प्रेशर। समझ में आ गया, ये होता है हमारा प्रेशर। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, कि वॉल्यूम होता है कि कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, देखो यहाँ पे जगह भी नहीं है, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, यानी कोई भी सिस्टम अपने अंदर कितना कोई भी चीज रख सकता है। जैसे ग्लास है, अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास में कितना पानी आ सकता है, ये उसका वॉल्यूम है,
ठीक है। या फिर कोई भी वेसल ले लो, कोई भी बर्तन ले लो, या कोई भी डब्बा ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, अगर उसमें कितना कोई अमाउंट में कितना कोई चीज़ें रख सकता है उसके अंदर, वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम, यानी हिंदी में कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? ये सारे जो भी पॉइंट है ना, ये वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल्स है जो स्टेट फंक्शन पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। समझ में आया ना? ओके, अब आते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इंटरनल एनर्जी ऐसे समझा देती हूँ। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। और इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी रखती है। क्या रखती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ये नीट लेवल का है, यानी IIT जेईई मेंस लेवल का है। फिर भी ये समझ लो कि अगर आपसे पूछ दे कि गिब्स फ्री एनर्जी इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, तो क्या कहोगे? वो इंटेंसिव है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो इंटेंसिव है। समझ में आ गया? क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये पूरा नहीं चेंज किया जा सकता, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इंटरनल का मतलब क्या होगा? आंतरिक रूप से, समझ रहे हो ना? यानी एक क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु होगा, और एक क्या होगा? अंतिम बिंदु होगा। ठीक है, यानी इसके पास एक दो पॉइंट होंगे, इनिशियल और फाइनल। समझ में आ रहा है? तो ये होता है इंटरनल एनर्जी। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ। ठीक है, आप ये नेक्स्ट देख रहे होगे, जीरोथ लॉ। हमारा जैसा कि पूरा ये चैप्टर का नाम ही है जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अभी मैं दो तीन चीज़ों पे और बात करूंगी, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में जो भी हमारा एट अ कांस्टेंट प्रेशर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी CP और CV के रिलेशन आपने पढ़ रखा होगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये आपने रिलेशन पढ़ रखा होगा, इसको कहते हैं मेयर्स लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पेलिंग लिख लो, मेयर्स लॉ। क्या कहते हैं? मेयर्स लॉ। ठीक है, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे? डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरोथ लॉ होता क्या है। कि मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, A और B। थर्मोडायनेमिक्स जो इक्विलिब्रियम है ना, यही जीरोथ लॉ है। देखो, एक तरह से कहे तो ये, तो मान लो क्या है, कोई सिस्टम है, ये हो गया सिस्टम A और ये हो गया सिस्टम B। समझ में आ गया? अब इन दोनों में क्या होगा कि A और B जो है, इसमें हीट तब तक ट्रांसफर होगा जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और मान लो यहाँ पे सिस्टम कोई C आ गया, तो यहाँ पे ये तब तक हीट ट्रांसफर करेगा जब तक ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जीरोथ लॉ states that the heat transfer from one, ऐसे लिखो, one body to another body until it will be in equilibrium। ठीक है, यही होता है हमारा क्या? जीरोथ लॉ। समझ में आ गया? यानी जो भी हीट ट्रांसफर होगा A, B और C, ये तीनों में क्या होगा? बराबर रूप में होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक चीज और समझो कि इसमें जो हीट जो ट्रांसफर होता है, ये देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया? डेल्टा U इंटरनल एनर्जी क्या होता है? UF माइनस UI, यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या हो गया कि Q हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब मान लो कि कोई वेसल है, यहाँ पे कोई गर्म चीज रखी है, मान लो, अरे यार मुझे बनाने भी नहीं आता है, देखो, मान लो यहाँ पे क्या रखा है? चाय। क्या रखा है? चाय, गरम गरम चाय है, यहाँ से वेपर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लग दी है।
कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये क्या हो गया, चाय हो गया, और ये क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक। एक चीज़ समझो, ये गर्म है और ये ठंडा है, ये क्या है, ये पूरा सराउंडिंग है और ये सिस्टम है। पता है ये तब तक हीट ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ तक जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। समझ में आ गया? यानी हायर टेम्परेचर से हमेशा एक चीज़ याद रखो, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर है? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो आज के लिए बस ये फर्स्ट लेक्चर में आप इतना देख लो, उसके बाद सेकेंड लेक्चर हम पढ़ाएंगे फर्स्ट थर्मोडाइनेमिक्स लॉ, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आज के लिए बस इतना। उसके पहले मैं आप लोग को बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उस पर जाके क्लिक करो और यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप जुड़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।